हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एज अ पार्ट 1 के रूप में हम लोगों ने पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया था, जिसमें क्या एक से लेकर 2 पार्ट में 20-20 क्वेश्चन का 2 पार्ट हम लोगों ने किया था, जो DSSB पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और यह DSSB TGT और BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वह NCERT बेस्ड हैं, और यहाँ पे लाने का मकसद ही यही है कि आप लोग NCERT बेस्ड तैयारी कर रहे हैं और इससे आप लोगों को अपने आप का मुहासबा करने का भी मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है। और ये आज का क्लास हम लोग क्या है, 12वां क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 11 के क्लास में कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कभी मॉडल पेपर के रूप में और कभी मुसन्निफ़ और तसानीफ़ के रूप में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है वह अब्बास स्टडी सेंटर टेलीग्राम पे जाके प्लेलिस्ट में, या तो अब्बास स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट DSSB TGT और BPSC TRE 4 की जो प्लेलिस्ट है उसको क्या सर्च करके देख लें, इंशाअल्लाह वो बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो चलिए यार सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की क्लास में ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, 2 सेशन हम लोगों ने बात कर लिया था, तो आज हम लोग उसके आगे सेशन पे बात करेंगे जहाँ तक से क्वेश्चन रह गए थे। तो चलिए बात करते हैं कि उसमें जो क्वेश्चन हम लोग जहाँ से छोड़े थे वो 20 क्वेश्चन हो गया था वहाँ पे, 19 भी। हाँ, ये इससे पहले वाले सेशन में यही लास्ट क्वेश्चन था कि इल्म उरूस का मूजिद कौन है, तो वो खलील इब्न अहमद था। तो ये क्या है, अगली वीडियो पे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया था। तो इसके आगे के क्वेश्चन पे आज बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मामलाते इश्क किसकी मसनवी है। मामलाते इश्क किसकी मसनवी है? क्या मिर्ज़ा शौक़ की है, मीर हसन की है, मीर दर्द की है, या मीर तक़ी मीर की है? तो अगर मामलाते इश्क की बात किया जाए तो ये क्या है कि यह मसनवी मीर तक़ी मीर की है। किसकी है? मीर तक़ी मीर की है। तो देखा जाए तो अगर मीर तक़ी मीर ने बहुत सी मसनवियाँ लिखी है, जिसको क्या है कि सरताज शोराए उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सरताज शोराए उर्दू। सरताज शोराए उर्दू का लक़ब इसको लक़ब भी मिला है, किनको? मीर तक़ी मीर को। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो क्या है कि 1722 ईस्वी में। कहाँ पे? दिल आगरा में पैदा हुए थे। और क्या इनकी वफ़ात जो हुई है, इनका इंतकाल हुआ है कोई 1810 ईस्वी लखनऊ में हुआ है। और जैसे कि ये मामलाते इश्क जो मसनवी है वो मीर तक़ी मीर की। इसके अलावा भी बहुत सी मसनवी है, जैसे कि क्या है कि शोला इश्क, ये भी मीर तक़ी मीर की है। फिर दरियाए इश्क, ये भी मीर तक़ी मीर की मसनवी है। ख्वाब व ख़याल, ये भी मीर तक़ी मीर की मसनवी है। एजाज़ इश्क और जोश इश्क, ये सारी की सारी क्या है, मीर तक़ी मीर की मसनवियाँ हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि दारुत तर्जुमा कहाँ कायम है। दारुत तर्जुमा कहाँ कायम है? क्या इलाहाबाद में कायम है, या हैदराबाद में कायम है, या मुहम्मदाबाद में कायम है, या अहमदाबाद में कायम है? तो अगर दारुत तर्जुमा की बात किया जाए तो ये हैदराबाद में ये कायम है। और ये क्या है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक भाग है, एक विभाग के रूप में दारुत तर्जुमा, जिसको कायम किया गया था 1917 में, जिसको 1917 में कायम किया गया था। और ये 1947 तक अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। कहा जाता है कि ये 30 साल तक इसने अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। कौन? दारुत तर्जुमा, जो कि हैदराबाद में क़याम है, जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक विभाग के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? क्या सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की, या शिबली नोमानी ने कायम की, या मौलवी अब्दुल हक ने कायम की, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कायम की? तो साइंटिफिक सोसाइटी जो कि क्या है, अक्सर इम्तिहानात में पूछे भी जाते हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं कि इसका क़याम किसने किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या माहरूख किस मसनवी का किरदार है। क्या फूलबन का किरदार है, गुलजार नसीम का किरदार है, या सहरुल बयान का किरदार है, या गुलशन इश्क का किरदार है। तो जो माहरूख
जो किरदार है ये क्या है, सहरुल बयान का किरदार है। और सहरुल बयान किसकी तसनीफ़ है, ये मीर हसन की शाहकार मसनवी के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे आप जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही हो जाएगा। फूलबंद की बात किया जाए तो ये इब्न नशाती की मसनवी है। गुलजार नसीम की बात किया जाए तो ये दयाशंकर नसीम की मसनवी है। और गुलशन इश्क की अगर बात किया जाए तो ये नुसरती की मसनवी है। ठीक, और नुसरती की मसनवी क्या है कि अलीनामा, और क्या है तारीख़ इस्कंदरी। ये भी क्या है कि नुसरती की बहुत ही मशहूर मसनवियाँ मानी जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि हदायकुल बलागत का किसने उर्दू में तर्जुमा किया। हदायकुल बलागत का उर्दू में तर्जुमा किसने किया, क्या मास्टर रामचंद्र ने किया, या ताराचंद ने किया, या इमाम बख्श साहिबानी ने किया, या अल्लामा शिबली नुमानी ने किया। तो हदायकुल बलागत का जिसने उर्दू में तर्जुमा किया है वो है कौन, इमाम बख्श साहिबानी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी इमाम बख्श साहिबानी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि दीवानज़ादा किसका शेरी मजमुआ है। क्या दीवानज़ादा दाग का शेरी मजमुआ है, या आबरू का शेरी मजमुआ है, या यगाना का शेरी मजमुआ है, या हातिम का शेरी मजमुआ है। तो दीवानज़ादा की बात किया जाए तो यह क्या है, हातिम का शेरी मजमुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ किस सूफ़ी सिलसिले से था। अब देखिए, जब ख्वाजा मीर दर्द को एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो जो ख्वाजा मीर दर्द का जो एक पेज का जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, उसी पैराग्राफ से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़, वहाँ पे लिखा है कि ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ क्या है, नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिले से था। ताल्लुक़ किससे था, नक्शबंदी से था। किससे था, नक्शबंदी से था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि मुल्ला वजही की मसनवी कौन सी है। मुल्ला वजही की मसनवी कौन सी है, क्या अलीनामा मुल्ला वजही की है, या शाहनामा इस्लाम मुल्ला वजही की है, या गुलजार नसीम मुल्ला वजही की है, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की है। तो सब कोई जानता है कि क्या है कि मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी कौन सी है, कुतुब मुश्तरी है। क्या है, कुतुब मुश्तरी है। और यह शेरी सिनफ है। क्या है, शेरी। और इन्हीं मुल्ला वजही की क्या है, सबरस। क्या है, सबरस। ये क्या है, ये नसरी सिनफ से है। कौन सी सिनफ से, नसरी सिनफ से। तो मुल्ला वजही की मसनवी कौन सी है, कुतुब मुश्तरी। अलीनामा की बात किया जाए तो ये नुसरती की है। शाहनामा इस्लाम की बात किया जाए तो यह हाफिज़ जालंधरी की है। और गुलजार नसीम को सब कोई जानता है कि यह दयाशंकर नसीम की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुतुब मुश्तरी। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मसनवी पदम राव का मुसन्निफ़ कौन है। क्या मीर हसन है, नुसरती है, फ़खरुद्दीन निज़ामी है, या गवासी है। तो मसनवी पदम राव क्या है कि इनके जो तख्लीक़कार हैं वह फ़खरुद्दीन निज़ामी है। कौन है, फ़खरुद्दीन निज़ामी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी फ़खरुद्दीन निज़ामी। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि तौज़ीही लसानियात की किस्म में ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ के होने वाले मुख्तलिफ़ आवाज़ों की तौज़ी और उनका तर्जुमा तज्ज़िया क्या कहा जाता है। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि तौज़ीही लसानियात की किस्म में ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ के होने वाले मुख्तलिफ़ आवाज़ों की तौज़ीह और उनका तज्ज़िया क्या कहा जाता है। क्या वो लुग़त कहा जाता है, नहवियात कहा जाता है, या तश्कीलियात कहा जाता है, या मानियात कहा जाता है। तो अगर देखा जाए कि क्या है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी तश्कीलियात उसको कहा जाता है। तश्कीलियात क्या है कि ये तौज़ीह लसानियात की वो किस्म है जिसमें ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ की होने वाली मुख्तलिफ़ आवाज़ों की और तौज़ीह और उनका तज्ज़िया किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, तश्कीलियात कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी तश्कीलियात सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है।
इल्मुल किताब किसकी तसनीफ़ है? इल्मुल किताब किसकी तसनीफ़ है? क्या मीर तक़ी मीर की है, मीर दर्द की है, या दाग़ देलवी की है, या मुसाफ़ी की है? तो इल्मुल किताब की बात किया जाए कि जो इसके तख्लीक़कार हैं वो कौन है? मीर दर्द हैं। क्या है? ख्वाजा मीर दर्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी ख्वाजा मीर दर्द सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि शहज़ादा बेनज़ीर का किस्सा किस मसनवी में बयान हुआ है। अब देखिए कि शहज़ादा बेनज़ीर का किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया। क्या ज़हर इश्क़ में बयान किया गया है, गुलज़ार नसीम में बयान किया गया है, ख्वाब व ख़याल में बयान किया गया है, या सहरुल बयान में बयान किया गया है। तो शहज़ादा बेनज़ीर का किस्सा जो बयान किया गया है वो क्या है? मसनवी सहरुल बयान में बयान किया गया है। तो जो कि क्या है कि मीर हसन की मसनवी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी सहरुल बयान सही हो जाएगा। ठीक, में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान के साइंटिफिक मुताले का नाम क्या है। क्या यानी कहने का मतलब यह है कि ज़बान उसको क्या कहा जाता है कि जिसमें ज़बान का साइंटिफिक मुताला किया जाता है, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज क्या कहलाती है? क्या वो तज़किरा है, लिसानियात है, तनक़ीद है, या उरूस है? तो जिसमें ज़बान के साइंटिफिक मुताला किया जाता है उसको क्या है? इल्म लिसानियात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्म लिसानियात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी लिसानियात सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तर्के इहाम गोई, तर्के इहाम गोई की तहरीक किसने शुरू की थी? तर्के इहाम गोई की तहरीक किसने शुरू की थी? क्या मज़हर जाने जाना ने की थी, नाजी ने की थी, या अबरू ने की थी, या आतिश ने की थी? तो तर्के इहाम गोई की तहरीक की अगर बात किया जाए तो इसको शुरू करने वाले जो शख्स थे वो कौन थे? मज़हर जाने जाना थे। कौन थे? मज़हर जाने जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मज़हर जाने जाना सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जब देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि गुलशन इश्क, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? अभी ऊपर बात की गई थी। क्या गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? वो नुसरती की मसनवी है। किसकी मसनवी है? गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की मसनवी है। इसके अलावा क्या अलीनामा और तारीख़ इस्कंदरी भी क्या है? नुसरती की ही मसनवी है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्या यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, या तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, या अरबी ज़बान का लफ्ज़ है? तो मसनवी जो लफ्ज़ है, जो मसनवी जो लफ्ज़ है वह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मसनवी के अगर देखा जाए तो जैसे कि क्या है, इसके माने दो के होते हैं। क्या होते हैं? मसनवी यानी दो। जैसे कि इस्नैन कहा जाता है ना दो, तो उसी से बना है ये क्या है? दो। मसनवी क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक, इस्ना क्या है? इस्ना अशरी। जैसे इस्ना अशरी क्या होता है? अशर माने 10 होता है और इस्ना माने 2 होता है। तो यानी इस्ना अशरी यानी 12। ठीक, तो यहाँ पे मसनवी क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू था? किस यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू था? क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या बम्बई यूनिवर्सिटी का, या उस्मानिया यूनिवर्सिटी का? तो अगर उर्दू की बात हो, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका ज़रिए तालीम उर्दू था वो कौन थे? उस्मानिया यूनिवर्सिटी। वो कौन है? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलज़ार नसीम किस किस्से का चरबा है? गुलज़ार नसीम किस किस्से का चरबा है? यानी कहने का मतलब यह है कि गुलज़ार नसीम कहाँ से माखूज़ किया गया? क्या वो मज़हब इश्क़ है, या इज़हार इश्क़ है, या ज़हर इश्क़ है, या फ़रेब इश्क़ है? तो गुलज़ार नसीम जिस किस्से का चरबा तस्लीम किया जाता है वो कौन सा है? वो मज़हब इश्क़ है। वो कौन सी है? मज़हब इश्क़। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि अंजुमन तरक्की उर्दू कब कायम किया गया? अंजुमन तरक्की उर्दू कब कायम किया गया? क्या 2012 में कायम किया गया, 1957 में कायम किया गया, 1903 में कायम किया गया, या 1998 में कायम किया गया? तो अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम 1903 में हुआ है। 1903 में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 1903 सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, ये क्या है, DSSS इसी तरीके से पूछा जाता है, यानी 20-20 का पार्ट बनाकर आप लोगों को 5 पार्ट में देता है। तो यहाँ पे अब तीसरा पार्ट शुरू होगा। 2 पार्ट हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की, अब आज की वीडियो में एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है, जिसमें कहा जा रहा है कि गालिब ने अपना रोज़नामचा किस नाम से लिखा है। गालिब ने अपना रोज़नामचा किस नाम से लिखा है? क्या दस्तंबू नाम से लिखा है, या महर इमरोज़ के नाम से लिखा है, या पंज आहंग के नाम से लिखा है, या कातिबुरहान के नाम से लिखा है? तो गालिब ने अपना जो रोज़नामचा जो लिखा है वो क्या है, दस्तंबू के नाम से लिखा है। किस नाम से? दस्तंबू के नाम से लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारी की सारी तख्लीक क्या है, वो गालिब ही की है। किसकी है? चाहे वो दस्तंबू हो, महर इमरोज़ हो, पंज आहंग हो, या कातिबुरहान हो, ये सारी की सारी क्या है, गालिब की है। लेकिन क्या है, वो रोज़नामचा जो है वो क्या है, दस्तंबू एक रोज़नामचा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी दस्तंबू सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लताइफ़ गैबी को गालिब ने किसके नाम से शाया किया है? लताइफ़ गैबी को गालिब ने किसके नाम से शाया किया है? क्या शाह इस्माइल के नाम से शाया किया है, या दाद खान सयाह के नाम से शाया किया है, या मिर्ज़ा तोफ्ता के नाम से शाया किया है, या मीर मेहदी मजरूह के नाम से शाया किया है? तो गालिब ने लताइफ़ गैबी को वह क्या है कि दाद खान सयाह के नाम से शाया किया था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी दाद खान सयाह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि शख्सियतें किसके खाकों का मजमुआ है? क्या बेदी के खाकों का मजमुआ है, या मोहम्मद तुफ़ैल के खाकों का मजमुआ है, या कृष्णचंद्र के खाकों का मजमुआ है, या मंटू के खाकों का मजमुआ है? तो शख्सियतें जो है वो क्या है, वो मंटू के खाकों का मजमुआ है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि क्या है कि दर्ज झेल में मंटू के खाकों का मजमुआ कौन सा है, उसमें शख्सियतें ऑप्शन में दे देगा तो वो क्या है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे शख्सियतें क्या है, खाकों का मजमुआ पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी मंटू सआदत हसन मंटू सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वली औरंगाबादी किसकी किताब है? अब देखिए यहाँ पे वली औरंगाबादी खुद है, जो कि क्या है, दिल्ली तशरीफ़ लाए थे अपने कुल्लियात के साथ, लेकिन अब यहाँ पे पूछ दिया गया कि वली औरंगाबादी खुद एक किताब है और इसके मुसन्निफ़ कौन है? क्या वह शुजा खावर हैं, इबादत बरेलवी हैं, या मोहम्मद वली हैं, या नसीरुद्दीन हाशमी हैं? तो वली औरंगाबादी जो तसनीफ़ है, इसके तसनीफ़कार जिसके मुसन्निफ़ जो हैं इबादत बरेलवी हैं। कौन है? इबादत बरेलवी, यानी इबादत बरेलवी के ज़रिए लिखी हुई किताब क्या है, वली औरंगाबादी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वली औरंगाबादी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि गालिब के इब्तदाई दौर का कलाम किस नाम से शाया हुआ? गालिब के इब्तदाई दौर का कलाम किस नाम से शाया हुआ? क्या उर्दू मुअल्ला के नाम से शाया हुआ, या कातिबुरहान के नाम से शाया हुआ, या तेज़ के नाम से शाया हुआ, या नुस्ख़े हमीदा के नाम से शाया हुआ? तो गालिब जब अपना कलाम लिखते थे तो उनका इब्तदाई दौर का जो कलाम था वो क्या है कि नुस्ख़े हमीदा के नाम से शाया हुआ था। किस नाम से? नुस्ख़े हमीदा के नाम से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी नुस्ख़े हमीदा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस बादशाह के कहने पर गालिब को ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी? अब इस सवाल में पूछा गया है कि ख़ानदान तैमूरिया जो कि एक तारीख़ी किताब है जिसको गालिब ने लिखा था, लेकिन ये गालिब को किसके कहने पर यह ज़िम्मेदारी मिली थी कि आप ये किताब लिखिए? क्या वह फ़र्रुख सैर थे, औरंगज़ेब थे, या बहादुर शाह ज़फ़र थे, या शाह आलम थे? तो क्या है कि गालिब को ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने की जो ज़िम्मेदारी सौंपी थी वो कौन थे? वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। वो कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी बहादुर शाह ज़फ़र सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपने किस दोस्त के साथ वली ने दिल्ली का सफ़र किया?
अपने किस दोस्त के साथ वली ने दिल्ली का सफ़र किया? क्या वो अब्दुल मन्नान थे या शाह नूरुद्दीन थे या सैयद अबुल मानी थे या अबू रेहान थे? तो क्या है कि जब वली दिल्ली तशरीफ़ लाए थे तो उनके साथ सैयद अबुल मानी थे। कौन थे? सैयद अबुल मानी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी सैयद अबुल मानी सही हो जाएगा। और जब वो तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पे दिल्ली में क्या है, सादुल्ला गुलशन से उनकी मुलाकात हुई थी, तो जो कि बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सैयद अबुल मानी, जो कि वली के साथ दिल्ली तशरीफ़ लाए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हयात सादी लिख कर हाली ने उर्दू ज़बान में सवाने निगारी का संग बुनियाद रखा, किसका कौल है? हयात सादी लिखकर हाली ने उर्दू ज़बान में सवाने निगारी का बुनियाद रखा, किसने कहा है? वह शेख चाँद ने कहा है। किसने कहा है? शेख चाँद ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी शेख चाँद सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि उर्दू शायरी में वली का ख़ास मैदान क्या था? क्या नज़्म था, गज़ल था, मसनवी थी या रुबाई थी? तो अगर देखा जाए तो वली जो क्या है कि उर्दू शायरी में जो उनका ख़ास मैदान था वो था गज़ल, यानी गज़ल के मैदान में वो बहुत ही शोहरत हासिल किए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी गज़ल सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रीष्म बरादरान का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? क्या इनका ताल्लुक़ नॉर्वे से था या जर्मनी से था या स्पेन से था या रूस से था? तो इनका ताल्लुक़ की बात किया जाए तो इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? जर्मनी से था। कहाँ से था? जर्मनी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी सही हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन है इसी वजह से जल्दी किया जा रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कलाम गालिब का पहला नक्काद कौन है? क्या हाली है, रशीद हसन खान है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी है या शिबली नोमानी है? तो कलाम गालिब का जो पहला नक्काद है यानी वो पहला शख्स जिसने कलाम गालिब पर तनकीद करना शुरू किया वो कौन थे? वह हाली थे। कौन थे? वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी हाली सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुग़ल हुकूमत ने गालिब को किस खिताब से नवाजा? मुग़ल हुकूमत ने गालिब को किस खिताब से नवाजा? क्या शुजाउद्दौला खिताब से नवाजा, सिराजुद्दौला खिताब से नवाजा या मलिकुश्शोरा खिताब से नवाजा या नजमुद्दौला खिताब से नवाजा? तो गालिब को मुग़ल सल्तनत ने जो गालिब को खिताब अता किया था वो नजमुद्दौला का था। किसका था? नजमुद्दौला का था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी नजमुद्दौला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तरंग किसके इंशाइया मज़ामीन का मजमुआ है? किसके इंशाई मज़ामीन का मजमुआ है? क्या तरंग अल्लामा शिबली के इंशाइयों के मज़ामीन का मजमुआ है या सैयद अली अकबर कासिद के इंशाइयों के मज़ामीन का मजमुआ है या वज़ीर आगा का है या रशीद अमजद का है? तो तरंग जो इंशाइया मज़ामीन का जो मजमुआ है वह सैयद अली अकबर का है। किसका है? सैयद अली अकबर कासिद का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी सैयद अली अकबर कासिद सही हो जाएगा। क्या है? ये तरंग इन्हीं की तसनीफ़ है और वो तरंग क्या है? सिनफ़ी हैसियत से इंशाई मज़ामीन का मजमुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस अदीब के रोज़नामचे उसके हयात में ही रिसाला मुनादी में शाया होते रहे? अब देखिए ये मुनादी कहो या मुनादा कहो, ठीक, मुनादी या मुनादा में शाया होते रहे। क्या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के रोज़नामचे या कन्हैया लाल कपूर या ख्वाजा अहमद अब्बास या ख्वाजा हसन निज़ामी? तो क्या है कि जो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है कि वो अदीब ख्वाजा हसन निज़ामी थे कि जिनके रोज़नामचे उनके ही हयात में रिसाला मुनादी में क्या शाया होते रहे। वो कौन थे? वो ख्वाजा हसन निज़ामी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? क्या अजायबात फ़रंग उर्दू का पहला सफ़रनामा है या सफ़र आवद उर्दू का पहला सफ़रनामा है या तवारीख़ अजीब उर्दू का पहला सफ़रनामा है या सफ़रनामा काबुल ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है? तो अजायबात फ़रंग ये उर्दू का सबसे पहला सफ़रनामा करार दिया जाता है। अजायबात फ़रंग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी अजायबात फ़रंग सही हो जाएगा। ठीक,
अगले क्वेश्चन में क्या है कि लोक अदब इदारा किस मुल्क में कायम है? क्या है लोक अदब इदारा किस मुल्क में क्या है? क्या कि वो फ़िनलैंड में है, अमेरिका में है, फ्रांस में या हिंदुस्तान में है? तो लोक अदब इदारा की बात किया जाए तो इसका जो क़याम किया गया था वो अमेरिका में ये क़याम किया गया था। तो यानी क्या है कि लोक अदब इदारा जो है वो कहाँ पे है? वो अमेरिका में इसका क़याम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका सही हो जाएगा। उदय हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? क्या शिबली का है, प्रेमचंद का है, गालिब का है या सर सैयद का है? तो उर्दू हिंदी सब कोई जानता है कि क्या खतूत का मजमूआ है और वो गालिब के खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? गालिब के खतूत का मजमूआ है। और गालिब के खतूत का मजमूआ एक और है उर्दू मुअल्ला, सब कोई जानता है। उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये गालिब के दो खतूत के मजमूए हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। और गालिब ने ही क्या है कि जो कहा था कि मैंने क्या है कि मुरासले को मुकालमों में तब्दील कर दिया, यानी मुरासले को मुकालमे में बदलने वाले शख्स कौन थे? वो गालिब थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी गालिब सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि यादगार वली किसने मुरतब किया? क्या यादगार वली को मुरतब करने वाले मोहम्मद तकी हैं या सैयद मोहम्मद हैं या गारस्तां दतासी हैं या मौलवी अब्दुल हक हैं? तो यादगार वली को जो मुरतब करने वाले शख्स हैं वो कौन है? सैयद मोहम्मद हैं। कौन है? सैयद मोहम्मद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस मुहक्किक ने वली को गुजराती बताया है? किस मुहक्किक ने वली को गुजराती बताया है? क्या इबादत बरेलवी ने वली को गुजराती कहा है या नसीरुद्दीन हाशमी ने या मुहय्युद्दीन कादरी ज़ोर ने या ज़हीरुद्दीन मदनी ने? तो वली को गुजराती कहने वाले मुहक्किक जो थे वो कौन थे? ज़हीरुद्दीन मदनी थे। कौन थे? ज़हीरुद्दीन मदनी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दीवाने वली हिंदुस्तान के बाहर किस शहर में शाया हुआ? अब देखिए हिंदुस्तान में तो दीवाने वली शाया ही हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर किस शहर में शाया हुआ है? क्या वो लंदन है या मास्को है या तेहरान है या पेरिस है? तो क्या है कि जो दीवाने वली जो हिंदुस्तान के बाहर जिस मुल्क में शाया हुआ है वो मुल्क कौन है? वो पेरिस है। वो कौन है? पेरिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी पेरिस सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोकगीतों की पैदाइश के मुतालिक भाटों का नज़रिया किसने पेश किया? लोकगीतों की पैदाइश के मुतालिक भाटों का नज़रिया किसने पेश किया? तो क्या है कि अगर यहाँ पे बात किया जाए, ये बिल्कुल नया सवाल है जो कि क्या एनसीईआरटी में भी है। ये क्या है, जैसे कि निर्गुणवाद है, ये जो फ़लसफ़े से ताल्लुक़ थोड़ा सा लगता है। लोकगीतों की पैदाइश के मुतालिक भाटों का नज़रिया किसने पेश किया है? तो इसका जो यहाँ पे सही जवाब होगा वह क्या है? बिशप टॉम पर्सी। क्या है? किसने? बिशप टॉम पर्सी ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बिशप टॉम पर्सी सही हो जाएगा, जिसने क्या है कि लोकगीतों की पैदाइश के मुतालिक भाटों का नज़रिया पेश किया था। वो कौन थे? वो बिशप टॉम पर्सी थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी बिशप टॉम पर्सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन थे? उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन थे? क्या सज्जाद ज़हीर थे, हसरत मोहानी थे, ज़फ़र अली ख़ान थे या अब्दुल हमीद अंसारी थे? तो उर्दू मुअल्ला एक रिसाला है जिसके मुदीर कौन थे? हसरत मोहानी थे। हसरत मोहानी ने इसको 1903 ईस्वी से निकालना शुरू किया था। किससे? 1903 ईस्वी से निकालना शुरू किया था उर्दू मुअल्ला को, जिसके मुदीर कौन थे? हसरत मोहानी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पद्मावत किसकी तसनीफ़ है? पद्मावत किसकी तसनीफ़ है? क्या नूर मोहम्मद की तसनीफ़ है, मलिक मोहम्मद जायसी की तसनीफ़ है या कुतबन की तसनीफ़ है? इसको कुतबन भी या कुतबिन, ठीक, या मंझन की तसनीफ़ है। तो पद्मावत की बात किया जाए तो ये क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की तसनीफ़ है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मलिक मोहम्मद जायसी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसकी तालीमात में तसव्वुफ़, नात पंक्तियों और वैदिक उसूलों का असर झलकता है? किसकी तालीमात में तसव्वुफ़,
पंथियों और वैदिक के उसूलों का असर झलकता है? क्या वह रसखान है, कालिदास है, या स्वामी रामानंद है, या कबीर दास है? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो कबीर दास होगा। क्या कौन होगा? कबीर दास, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कबीर दास की तालीमात में ही, इनकी तसनीफ़ में, इनकी शेर व शायरी में क्या, इनके दोहों में क्या है, तसव्वुफ़, नाथ पंथियों और वैदिक के उसूलों का असर झलकता है। वो कौन थे? वो कबीर दास थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि लोक किस ज़बान से माखूज़ है? अब देखिए, लोक बोला जाता है ना, लोक कथा है या लोकवाड़ी है, तो इस तरीके से बोला जाता है ना, जिसके माने आवाम के होते हैं। लोक किस ज़बान से माखूज़ है? क्या ये हिंदी से है, उर्दू से है, या संस्कृत से है, या पाली से है? जो लोक लफ्ज़ है ये एक संस्कृत लफ्ज़ है। क्या है? संस्कृत लफ्ज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृत सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे वतन कहाँ से शाया होता था? फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे वतन कहाँ से शाया होता था? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शाया होने वाला ये रिसाला है, या दिल्ली कॉलेज से, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, या उस्मानिया यूनिवर्सिटी से? तो फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे वतन की बात किया जाए तो ये दिल्ली कॉलेज से शाया होता था। कहाँ से? दिल्ली कॉलेज से शाया होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली कॉलेज सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी अदब की मशहूर किताब भाषा योग विशिष्ट किस बोली में लिखी गई है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषा योग विशिष्ट, जो कि क्या हिंदी अदब की मशहूर किताब है, ये किस बोली में लिखी गई है? क्या ब्रिज भाषा में लिखी गई है, कन्नौजी में लिखी गई है, या हरियाणवी में लिखी गई है, या खड़ी बोली में लिखी गई है? तो हिंदी अदब की मशहूर किताब भाषा योग विशिष्ट की बात किया जाए तो ये खड़ी बोली में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी खड़ी बोली सही हो जाएगा। खड़ी बोली में ही क्या है? भाषा योग विशिष्ट लिखी गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसकी तसनीफ़ है? अब देखिए, ये भी एक तसनीफ़ है, ये नाम भी है पृथ्वीराज रासो, और लेकिन ये तसनीफ़ किसकी है? तो अगर पृथ्वीराज रासो की बात किया जाए तो ये चंद्रबन अदाई की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? चंद्रबन अदाई की तसनीफ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रबन अदाई सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू सहाफ़त की पहली किताब अख्तर शहनशाही, उर्दू सहाफ़त की पहली किताब अख्तर शहनशाही किसने तरतीब की? क्या सैयद मोहम्मद अशरफ ने तरतीब की, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तरतीब की, या अबुल कलाम आज़ाद ने तरतीब की, या मौलवी बाक़िर ने तसनीफ़ की? तो उर्दू सहाफ़त की जो पहली किताब अख्तर शहनशाही है, इसको तरतीब करने वाले जो थे वो कौन थे? वो क्या है? सैयद मोहम्मद अशरफ थे। कौन थे? सैयद मोहम्मद अशरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी सैयद मोहम्मद अशरफ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? हिंदुस्तान में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? क्या 1970 में शुरुआत हुई, 1990 में शुरुआत हुई, तो 1945 में शुरुआत हुई, या 1959 में शुरुआत हुई? तो हिंदुस्तान में टेलीविज़न की जो शुरुआती माना जाता है वो क्या है? 1959 में माना जाता है। यानी 1959 में क्या है? हिंदुस्तान में पहली बार टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 1959 सही हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन DSSB में पूछा जा रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लफ्ज़ कम्युनिकेशन किस ज़बान से माखूज़ है? क्या कम्युनिकेशन जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान से है, या यूनानी ज़बान से है, या फ़्रांसीसी ज़बान से है, या जापानी ज़बान से है? कम्युनिकेशन जो लफ्ज़ है ये क्या है कि ये लातीनी ज़बान से है। किसके है? लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी लातीनी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले लोक अदब की तहकीक किसने की थी? लोक अदब की तहकीक करने वाला हिंदुस्तान में कौन था?
तो कहा जाए तो वो जेम्स टॉड था। कौन सा? जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ही वो शख्स था जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले लोक अदब की तहकीक की थी। किसकी? लोक अदब की तहकीक करने वाला पहला शख्स हिंदुस्तान में कौन था? जेम्स टॉड था। कौन सा? जेम्स टॉड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जेम्स टॉड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि जामे जहानुमा कहाँ से शाया होता था। ये भी क्या है कि सबसे पहला अखबार या रिसाला कह लो कि जामे जहानुमा कहाँ से शाया होता था, वो कलकत्ता से शाया होता था। कहाँ से? कलकत्ता से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कलकत्ता सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निर्गुणवाद का सिलसिला किस शायर से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे निर्गुणवाद पूछा है। क्या है? निर्गुणवाद। अगर निर्गुणवाद की बात किया जाए तो क्या है कि ये फ़लसफ़े की एक ब्रांच मानी जाती है। क्या? निर्गुणवाद एक फ़लसफ़े की ब्रांच मानी जाती है जिन लोगों का मानना यह है कि क्या माबूद हकीकी का जो तस्वूर है वह किसी मादी पैकर की शक्ल में नहीं करते। यानी इनके जो कायल हैं, निर्गुणवाद के जो कायल हैं, इनका मानना यह है कि जो माबूद हकीकी हैं, जो माबूद हकीकी हैं, इनका तस्वूर जो है, माबूद हकीकी का तस्वूर किसी मादी पैकर में की शक्ल में नहीं अख्तियार करते, बल्कि इनका मानना यह है कि जो माबूद हकीकी है वह नूर मुजस्सम है जिसकी कोई शक्ल नहीं है और कोई सूरत भी नहीं है। यानी निर्गुणवाद का मानना यह है कि मादी पैकर में माबूद हकीकी नहीं है, बल्कि वह क्या है? वह नूर का पैकर है जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। जो लोग इस कौल को या इस मत को मानने वाले हैं उन सब को क्या कहा जाता है? निर्गुणवाद कहा जाता है। निर्गुणवाद कहा जाता है। अब ये इस सवाल में यही पूछा जा रहा है कि निर्गुणवाद का सिलसिला किस शायर से शुरू होता है। क्या गुरु नानक से शुरू होता है, या मलिक मोहम्मद जायसी से शुरू होता है, या तुलसीदास से शुरू होता है, या कबीर दास से शुरू होता है। तो निर्गुणवाद की बात किया जाए तो ये कबीर दास से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? कबीर दास से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कबीर दास सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है जिस कसीदे में तशबीब और गुरेज़ के अज्जा शामिल नहीं होते उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, तशबीब हुआ, गुरेज़ हुआ, मद हुआ, ज़म हुआ या हुस्न तलब हुआ, ये सारे के सारे क्या है? वह कसीदे के अज्जाए तरकीबी में शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कसीदा जिसमें तशबीब का भी इस्तेमाल ना किया जाए और गुरेज़ का भी इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि डायरेक्टली हम क्या मद या ज़म करना शुरू कर दें, तो उस कसीदे को क्या कहा जाता है? क्या उसको हिजविया कसीदा कहा जाता है, या मदहिया कसीदा कहा जाता है, या तमहीदिया कसीदा कहा जाता है, या खिताबिया कसीदा कहा जाता है। तो उस कसीदे को जिसमें तशबीब और गुरेज़ के अज्जा शामिल नहीं होते हैं उसको क्या खिताबिया कसीदा कहा जाता है। क्या? कौन सा कसीदा कहा जाता है? खिताबिया कसीदा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी खिताबिया कसीदा सही हो जाएगा। खिताब यानी डायरेक्टली हम खिताब कर रहे हैं कि हाँ आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं। यानी अगर हिज्व करना है तो बुराई उनकी बयान किया जाए, अगर मदह करना है तो उनकी तारीफ़ डायरेक्टली बयान कर रहे हैं। उसमें हम तशबीब या गुरेज़ के अज्जा यानी उसमें न तशबीब के भी अशार शामिल होते हैं और न गुरेज़ के भी अशार शामिल होते हैं। डायरेक्टली हम उनकी मदह या ज़म करना शुरू कर देते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? खिताबिया कसीदा कहा जाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वीर गाथा काल के भांडों और दरबारी शायरों की तसनीफ़ात किस ज़बान में है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि वीर गाथा काल, ये भी एक काल है जो कि फ़लसफ़े या भांडों और दरबारी शायरों की तसनीफ़ात किस ज़बान में है। क्या संस्कृत ज़बान में है, डोंगल ज़बान में है, पाली ज़बान में है, या खड़ी बोली में है। तो अगर बात किया जाए वीर गाथा काल की और भांडों और दरबारी शायरों की तसनीफ़ात जो है वो डोंगल ज़बान में है। किस ज़बान में है? डोंगल ज़बान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पता चल रहा है ना कि क्या DSSS में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। तो आप इस लेवल की भी तैयारी रखें। देखिए, ये वीर गाथा काल हुआ, भांडो काल हुआ, या दरबारी मुशायरों या शायरों की तसनीफ़ात के बारे में पूछ दिया, तो इनकी जो ज़बान थी, तसनीफ़ात की जो ज़बान थी वो डोंगल ज़बान थी। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी किताब है। अब देखिए,
क्या ये कमर रईस की है, अतहर अली फ़ारूक़ी की है, या अज़हर अली फ़ारूक़ी की है, या देवेंद्र सत्यार्थी की है? तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत जो तसनीफ़ है वह किसकी तसनीफ़ है? वह अज़हर अली फ़ारूक़ी की है। किसकी है? अज़हर अली फ़ारूक़ी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी अज़हर अली फ़ारूक़ी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्या कसीदा लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, या अरबी ज़बान का लफ्ज़ है? तो कसीदा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो क्या है, कसद से बना है। किससे बना है? कसद से बना है, जिसके माने इरादा के होते हैं। इरादा का मतलब जब किसी की ज़म करने का इरादा करें या किसी की मदह करने का इरादा करें तो हम क्या है उसको कसीदा, जब वो उसको शेर व शायरी में पिरोया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कसीदा बोला जाता है, जिसमें हम किसी की तारीफ़ करते हैं या किसी की बुराई बयान करते हैं। लेकिन आज के दौर में कसीदा का भी क्या है, जो मज़मून हो गया, मज़ामीन जो बहुत वसी हो गए, इसमें भी बहुत सारे मज़ामीन शामिल किए जा सकते हैं। कसीदा का आज मैदान बहुत ही वसी हो गया है। लेकिन कसीदा जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी अरबी ज़बान सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस कसीदे में किसी की मज़म्मत या बुराई बयान किया जाए उसे क्या कहते हैं? अभी बात हुई थी, तो उसको क्या हिजविया कसीदा कहते हैं। कि कौन सा कसीदा कैसे है? हिजविया। जैसे कि क्या तज़हीक रोज़गार क्या है? एक हिजविया कसीदा है। कौन सा कसीदा है? एक हिजविया कसीदा है। और जिसके लिखने वाले कौन है? सौदा है। तो क्या है कि इसमें किसी की मज़म्मत या बुराई बयान की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? हिजविया कसीदा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है। कसीदे के किस जुज़ को नसेब भी कहते हैं? यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कसीदे के जो जुज़ हैं जैसे कि तशबीब है, गुरेज़ है, मद है, दुआ है, ज़म है, हुस्न तलब है, ये सारे के सारे क्या है? जो तलब भी क्या है, जो लास्ट में जो दुआ के रूप में भी जाना जाता है और तलब भी उसको कहा जाता है। वह हुस्न तलब बाय मिस्टेक निकल गया मुँह से कि कसीदे के किस जुज़ को नसेब भी कहते हैं? क्या वो दुआ को नसेब कहा जाता है, या मदह को नसेब कहा जाता है, या गुरेज़ को, या तशबीब को? तो कसीदे के उस जुज़ को नसेब भी कहते हैं जो क्या है, वो जुज़ क्या है? तशबीब है। क्या है? तशबीब। यानी तशबीब जुज़ को हम नसेब के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी तशबीब सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी पेशे से क्या थे? अकबर इलाहाबादी पेशे से क्या थे? क्या मुंसिफ थे, मुअल्लिम थे, ताजिर थे, या हकीम थे? तो अकबर इलाहाबादी तो ये पेशे से क्या? एक मुंसिफ थे। क्या थे? एक मुंसिफ थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मुंसिफ सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि नज़ीरनामा किसकी तसनीफ़ है? नज़ीरनामा किसकी तसनीफ़ है? क्या शमसुल हक उस्मानी की है, डॉक्टर अकील अहमद की है, ज्ञानचंद जैन की है, या खान रशीद की है? तो नज़ीरनामा जो तसनीफ़ है वो क्या है? शमसुल हक उस्मानी की है। किसकी है? शमसुल हक उस्मानी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी शमसुल हक उस्मानी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि अकबर इलाहाबादी का सन विलादत क्या है? यानी अकबर इलाहाबादी किस सन में पैदा हुए? क्या 1885 में पैदा हुए, 1846 में पैदा हुए, या 1810 में पैदा हुए, या 1919 में पैदा हुए? तो अकबर इलाहाबादी की अगर बात किया जाए तो इनकी पैदाइश क्या है? 1846 में पैदा हुए। किसमें? 1846 में पैदा हुए। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और जो इनका इंतकाल हुआ है वो इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ है। किस सन में? 1921 में हुआ है। किसमें? 1921 में इनका इंतकाल हुआ है और 1946 में ये पैदा हुए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1946 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के ज़रिए किस पर तनकीद की है? अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के ज़रिए किस पर तनकीद की है? क्या मगरबी तहज़ीब पर तनकीद की है, या मशरक़ी तहज़ीब पर तनकीद की है, या बादशाहों पर तनकीद की है, या गरीबों पर तनकीद की है? तो अकबर इलाहाबादी की नज़में इसी वजह से मशहूर ही हुई हैं कि उनकी नज़मों में क्या है कि वो मगरबी तहज़ीब पर तनकीद मिलती है। मजहबी मगरबी तहज़ीब पर तनकीद उनकी नज़मों के ज़रिए की जाती है। किनकी नज़मों के ज़रिए? अकबर इलाहाबादी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मगरबी तहज़ीब सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के ज़रिए मगरबी तहज़ीब पर तनकीद की है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तज़हीक रोज़गार
तज़हीक़ रोज़गार किसका कसीदा है? अभी बात हुई थी कि क्या तज़हीक़ रोज़गार एक हिजविया कसीदा है, लेकिन यह किसका कसीदा है? तो वो किसका है? सौदा का है, मोहम्मद रफ़ी सौदा का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या, नज़ीर अकबर आबादी का सन विलादत क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का सन विलादत क्या है? क्या 1750 है, 1912 है, या 1825 है, या 1740 है? अब देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश के मुतालिक दो अलग अलग किताबों में दो इनका सन विलादत मिलता है। एक तो 1735 भी मिलता है और ऑब्लिक करके दिया जाता है 1740। तो यहाँ पे 1735 है नहीं, तो 1740 है, तो इनका सन विलादत क्या है? 1740। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगर इनकी वफ़ात की बात किया जाए तो इनकी वफ़ात जो हुई थी वह 1830 में हुई थी। किसमें? 1830 में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक, नज़ीर अकबर आबादी के वालिद नज़ीर अकबर आबादी का सन विलादत क्या है? 1740। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू तनकीद के इब्तदाई दौर में किस तनकीदी दबिस्तान का गलबा था? उर्दू तनकीद की जब इब्तिदा हुई तो उस वक्त किस तनकीदी दबिस्तान का गलबा था? क्या नफ्सियाती दबिस्तान का गलबा था, या साख्तियाती तनकीदी दबिस्तान का गलबा था, या जमालियाती या तासुराती? तो इसका सही जवाब होगा कि उर्दू तनकीद की जब इब्तिदा हुई तो उस दौर में तासुराती तनकीदी दबिस्तान का गलबा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी तासुराती तनकीदी दबिस्तान सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी किसके शागिर्द थे? यानी इनके उस्ताद का नाम क्या था? अकबर इलाहाबादी के उस्ताद का नाम क्या था? क्या वहीद इलाहाबादी था, वहीद अख्तर था, या शाह मुबारक आबरू था, या वहीदुद्दीन सलीम था? तो अकबर इलाहाबादी जिसके शागिर्द थे उनका नाम क्या था? वहीद इलाहाबादी था। क्या था? वहीद इलाहाबादी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी वहीद इलाहाबादी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा गया? अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा गया? तो अकबर इलाहाबादी को सब कोई जानता है कि खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उर्दू अदब में तकाबुली मुताले की शुरुआत किस किताब से तस्लीम की जाती है? क्या इक़बाल कामिल के किताब से, या मुआज़ना यानी सोदबीर के, या नज़र और नज़रिए, या मुक़द्दमे शेर व शायरी? तो क्या है कि उर्दू अदब में जो तकाबुली मुताले की जो शुरुआत हुई है वह क्या है? मुआज़ना अनीस व दबीर से हुई है। किससे हुई है? मुआज़ना अनीस व दबीर से, जिसमें क्या है? मुआज़ना किया गया है अनीस की मर्सियों का और दबीर की मर्सियों का, अनीस की ज़िंदगी का और दबीर की ज़िंदगी का, इनके कलाम का, अनीस के कलाम का और दबीर के कलाम का, दोनों का मुआज़ना किया गया है। और इसी किताब से क्या है? तकाबुली मुताले की शुरुआत होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? क्या नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है, या अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है, या इस्माइल मेरठी को कहा जाता है? तो उर्दू का पहला अवामी शायर जो है वह नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी नज़ीर अकबर आबादी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उर्दू तनकीद की पहली किताब कौन सी है? उर्दू तनकीद की पहली किताब कौन सी है? क्या आब हयात है, मुक़द्दमे शेर व शायरी है, शेरुल हिंद है, या शेरुल अजम है? तो उर्दू तनकीद की जो पहली किताब मानी जाती है वह मुक़द्दमे शेर व शायरी मानी जाती है। कौन सी किताब मानी जाती है? मुक़द्दमे शेर व शायरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मुक़द्दमे शेर व शायरी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? वली मोहम्मद था, मोहम्मद वली था, वली अहमद था, या वाजिद अली? तो नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। क्या था? वली मोहम्मद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी वली मोहम्मद सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें कहा जा रहा है कि मज़ाह व ज़राफ़त किसकी शायरी का वस्फ़ ख़ास है? क्या अकबर इलाहाबादी का वस्फ़ ख़ास है, या जोशमली आबादी की शायरी का वस्फ़ ख़ास है, या अल्लामा इक़बाल की शायरी का वस्फ़ ख़ास है, या शिबली नोमानी की शायरी का वस्फ़ ख़ास है? तो मज़ाह व ज़राफ़त जो है वो अकबर इलाहाबादी की शायरी का वस्फ़ ख़ास माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर इलाहाबादी सही हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि किस शायर को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया। किस शायर को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया? क्या बहादुर शाह ज़फ़र को, शाह नसीर को, ज़ौक़ को या सौदा को? तो क्या है, ज़ौक़ को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी ज़ौक़ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नफ्सियाती तनकीद का अलंबरदार कौन है। नफ्सियाती तनकीद का अलंबरदार कौन है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नफ्सियाती तनकीद पूछा है, तो अगर नफ्सियाती तनकीद का अलंबरदार के बारे में बात किया जाता है तो वो कौन है? फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने ही क्या है, नफ्सियाती तनकीद की बुनियाद डाली, या कह लो कि इसके बहुत बड़े हामी थे और कायल थे, या इसको मानने वाले थे। किसको? नफ्सियाती तनकीद को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी फ्राइड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस किताब से सिर्फ तनकीदी रुझान का ही पता नहीं चलता बल्कि उसूल तनकीद पर भी रोशनी पड़ती है। अब वो किताब कौन सी है कि जिस पे सिर्फ तनकीदी रुझान का ही पता नहीं चलता बल्कि उस किताब के ज़रिए उसूल तनकीद पर भी रोशनी पड़ती है? तो वो किताब कौन सी है? वो बूतिका है। कौन सी है? वो तनकीद बूतिका है। बूतिका किसकी है? अरस्तू की है। किसकी है? बूतिका अरस्तू की। वो बूतिका तसनीफ़ है कि जिस तसनीफ़ के ज़रिए क्या है, तनकीदी रुझान का तो पता चलता ही है, साथ साथ उसूल तनकीद पर भी रोशनी डाली जाती है। किसके ज़रिए? बूतिका के ज़रिए। बूतिका के ज़रिए। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? इनकी पैदाइश कब हुई है? 1740 में। 1740 में। लेकिन कहाँ पैदा हुए? इनकी पैदाइश क्या है? दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पे? दिल्ली में। और बहुत सी किताबों में आगरा में भी लिखा रहता है, लेकिन क्या है, दिल्ली, ये NCERT बुक में लिखा हुआ है। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई तनकीदी फ़ैसला जमालियाती इक़दार पर नज़र रखे बगैर नहीं हो सकता। कोई भी तनकीदी फ़ैसला जमालियाती इक़दार पर नज़र रखे बगैर नहीं हो सकता। ये कौल किसका है? क्या ऑस्कर वाइल्ड का है, अरस्तू का है, सोबुरन का है या एलिट का है? तो ये कौल कि जिसने कहा है कि तनकीदी फ़ैसला जमालियाती इक़दार पर नज़र रखे बगैर नहीं हो सकता, वो किसका है? सिबोरन का है। किसका है? सिबोरन का कौल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुफलिसी किसकी नज़्म है? मुफलिसी किसकी नज़्म है? क्या तिल्लौक चंद महरूम की है, नज़ीर अकबर आबादी की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है या अख्तरुल ईमान की है? अब देखिए ये शामिल निसाब नज़्म भी है। क्या है? मुफलिसी। तो वो नज़्म किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? क्या वो रिसाला उर्दू नामा है, तहज़ीबुल अखलाक है, मुहिब्ब वतन है या उर्दू दुनिया है? तो सर सैयद ने जो रिसाला जारी किया उस रिसाले का नाम तहज़ीबुल अखलाक है। क्या कौन सा है? तहज़ीबुल अखलाक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी तहज़ीबुल अखलाक सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है और इस पार्ट के दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर सैयद ने विलियम म्यूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में कौन सी किताब लिखी है? अब देखिए लाइफ ऑफ मोहम्मद ये क्या है? एक किताब है, लेकिन इसके जवाब में सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी है? तो वो किताब क्या है? खुतबात अहमदिया है। यानी खुतबात अहमदिया किसके जवाब में लिखी गई है? वो लाइफ ऑफ मोहम्मद के किताब के जवाब में लिखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी खुतबात अहमदिया सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलिस्तां और बूस्तां किसकी तसनीफ़ है? क्या अबुल फज़ल की है, हुसैन बल्खी की है, शेख सादी की है या अबू मुज़फ़्फ़र अहमद की है? तो गुलिस्तां और बूस्तां जो है ये मशहूर किताब है किसकी? शेख सादी की। किसकी है? शेख सादी की मशहूर किताब गुलिस्तां और बूस्तां है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि झेल में कौन सर सैयद के रुफ़क़ा में शामिल है? क्या सर सैयद के रुफ़क़ा जानिसार अख्तर है, मजाज हैं, प्रेमचंद है या अल्लामा शिबली नोमानी है?
तो सर सैयद के जो रफ़क़ा हैं उनमें क्या है, अल्लामा शिबली नोमानी भी शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग क्या है कि जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसको भी एक नज़र देख लिया करिए, क्योंकि वो बहुत ही अथेंटिक क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें क्या है कि कम ही लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुरात आप लोगों के क्लियर होते हैं। और उसमें क्या है, कोशिश ये की जाती है कि एक ही पैराग्राफ में बहुत से कंटेंट या मवाद को शामिल कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बन गई है कि सर सैयद के अहम रफ़क़ात, जो कि क्या है नाम वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जेल में कौन से सर सैयद के रफ़क़ा में शामिल है, तो वो कौन है, अल्लामा शिबली नोमानी है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत कहाँ पे हुई है। सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत कहाँ पे हुई, तो सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत की अगर बात किया जाए तो इनकी विलादत किस सन में हुई है, इनकी विलादत 1817 में हुई है। किस में हुई है, 1817 में हुई है। और कहाँ पे हुई है, वो दिल्ली में हुई है। और इनकी वफ़ात जो हुई है वो 1898 में हुई है। किस में हुई है, 1898 में। कहाँ पे, अलीगढ़ में। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विलादत कहाँ पे हुई, तो वो दिल्ली हो गए। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा कब हुआ था। क्या 1885 में हुआ था, 1905 में हुआ था, या 1874 में हुआ था, या 1916 में हुआ था। तो अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा जो हुआ था वो 1874 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की नज़्म नाले फ़िराक़ किसकी याद में लिखी थी। अब देखिए, नाले फ़िराक़ किसकी नज़्म है, अल्लामा इकबाल की। लेकिन क्या है कि इन्होंने जो यानी अल्लामा इकबाल ने नाले फ़िराक़ जो नज़्म लिखी थी वो आर्नाल्ड के याद में लिखी थी। किसकी याद में, आर्नाल्ड के याद में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी आर्नाल्ड की याद में अल्लामा इकबाल ने नज़्म नाले फ़िराक़ लिखा था। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ। क्या 1977 में हुआ, 1925 में हुआ, 1877 में हुआ, या 1938 में हुआ। तो अल्लामा इकबाल की अगर बात किया जाए, इनके इंतकाल की बात किया जाए, तो उनका इंतकाल 1838 में हुआ। 1938 में इनका इंतकाल हुआ था। और इनकी जो पैदाइश हुई थी वह 1877 में हुई थी। किस सन में हुई थी, 1877 में ये पैदा हुए थे। और फिर इनका इंतकाल जो हुआ था वो 1838 में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंतकाल का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी तसनीफ़ है। शाहनामा किसकी तसनीफ़ है, क्या शेख सादी की तसनीफ़ है, खाकानी की तसनीफ़ है, फिरदौसी की तसनीफ़ है, या हाफिज़ शिराज़ी की तसनीफ़ है। तो शाहनामा जो तसनीफ़ है वो क्या है, फिरदौसी की तसनीफ़ है। कहा भी जाता है शाहनामा फिरदौसी, क्या कहा जाता है, शाहनामा फिरदौसी ये कहा भी जाता है। तो शाहनामा किसकी तसनीफ़ है, वो फिरदौसी की तसनीफ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी फिरदौसी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अबुल फ़ज़्ल ने किस शायर के मुतालिक कहा था कि अरब व अजब में कोई उसका मद्दे मुकाबिल नहीं था। क्या अबुल फ़ज़्ल ने अबू मंसूरी के बारे में कहा था, या दक़ीक़ी के बारे में कहा था, या फिरदौसी के बारे में कहा था, या रूदकी के बारे में कहा था। तो अबुल फ़ज़्ल ने क्या है कि रूदकी के बारे में ये कहा था कि इनके मद्दे मुकाबिल ना अरब में कोई है और ना अजब में कोई है, बल्कि क्या है कि ये ऐसे शायर है कि जिसका कोई मुकाबिल नहीं है। वो शायर कौन थे, वो रूदकी थे, जिसके बारे में अबुल फ़ज़्ल ने ऐसा कहा था कि अरब और अजब में कोई इनका मद्दे मुकाबिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी रूदकी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सन 1875 में सर सैयद ने कौन सा मदरसा कायम किया। क्या जामियतुल फ़लाह, या मदरसतुल उलूम, या नदवतुल उलमा, या मदरसतुल इस्लाह। तो 1875 में सर सैयद ने मदरसतुल उलूम का मदरसा कायम किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1875 में सर सैयद ने कौन सा मदरसा कायम किया, मदरसतुल उलूम मदरसा कायम किया 1875 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि इकबाल का आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है। क्या बागे दरा है, बाले जिब्रील है, ज़रब कलीम है, या अरमगान हिजात। अब देखिए इस सवाल में क्या है बितरतीब उठाया भी गया है। तो अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ बांगे दरा है। क्या है, बांगे दरा है, जिसका सन तसरीफ़ क्या है 1924। दूसरा क्या है, बाले जिब्रील है, जिसका सन तसरीफ़ क्या है, जिसका क्या अशात कब हुआ है, शाया कब हुआ है 1934 में। ज़रब कलीम
1936 में, और अरमगान हिजाज क्या है 1938 में शाया हुआ, और ये उनका आखिरी मजमूआ है। क्या है? आखिरी शेरी मजमूआ अरमगान हिजाज। ठीक, अगले सवाल में कहा जा रहा है कि किस शायर को सुल्तान शायरान और उस्ताद शायरान का लक़ब दिया गया? सुल्तान शायरान और उस्ताद शायरान का लक़ब किस शायर को दिया गया? क्या वो रूदकी को दिया गया, फिरदौसी को दिया गया, या काआनी को दिया गया, या बेदिल को दिया गया? तो क्या है वो शायर जिसको सुल्तान शायरान या उस्ताद शायरान का लक़ब दिया गया था वो रूदकी था। कौन था? रूदकी शायर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी रूदकी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नया आहंग किसका शेरी मजमूआ है? नया आहंग किसका शेरी मजमूआ है? क्या नासिर काज़मी का है, अली सरदार जाफरी का है, अख्तर शिरानी का है, या अख्तरुल ईमान का है? तो नया आहंग जो शेरी मजमूआ है वह अख्तरुल ईमान का है। किसका है? अख्तरुल ईमान का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इब्तदाई दौर में अल्लामा इकबाल अपना कलाम किसको दिखाया करते थे? क्या वह हाली को दिखाया करते थे, या दाग को दिखाया करते थे, या मीरा जी को दिखाया करते थे, या गालिब को दिखाया करते थे? तो इब्तदाई दौर में जब अल्लामा इकबाल ने लिखना शुरू किया था तो उस दौर में वह अपने कलाम दाग देहलवी को दिखाया करते थे। किनको दिखाया करते थे? दाग देहलवी को दिखाया करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी दाग देहलवी सही हो जाएगा। अब देखिए अल्लामा इकबाल के जो NCERT में जो पैराग्राफ या इक़्तिबास हैं उसी से ये उठाया गया है कि वहाँ पे लिखा है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश क्या 1877 में हुई, जो जिनका इंतकाल 1938 में हुआ। जब इन्होंने कलाम लिखना शुरू किया तो वो अपने शुरुआती दौर का कलाम क्या है दाग देहलवी को दिखाया करते थे। यहीं से उन्होंने क्या है सवाल उठाया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी ज़बान दरबारी, सरकारी और क्या है ज़रदश्ती मज़हब के हलक़ों में इस्तेमाल होती थी। कहा जा रहा है कि कौन सी दरबारी, सरकारी और ज़रदश्ती मज़हब के हलक़ों में इस्तेमाल होती थी। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी ज़बान दरबारी, सरकारी और ज़रदश्ती मज़हब के हलक़ों में इस्तेमाल होती थी। तो क्या इसका सही जो जवाब होगा वह पहलवी होगा। क्या होगा? पहलवी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि फ़िरोज़ मशरक़ी का ताल्लुक़ किस दौर से था? क्या फ़िरोज़ मशरक़ी का ताल्लुक़ सामानी दौर से था, सासानी दौर से था, सिफ़रानी दौर से था, या सामानी दौर से था, या अब्बासी दौर से था? तो फ़िरोज़ मशरक़ी का जो ताल्लुक़ था वह सिफ़रानी दौर से था। किससे कैसा था? सिफ़रानी दौर से ताल्लुक़ रखने वाला कौन था? फ़िरोज़ मशरक़ी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी सिफ़रानी दौर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि 1931 में मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में किसने शिरकत की थी? क्या अल्लामा इकबाल ने, रास मसूद ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, या फजल हक़ ने? तो क्या है कि सन 1931 में जो मुसलमानों की नुमाइंदे की हैसियत से गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने शमूलियत हासिल की थी, जो शामिल हुए थे, जिन्होंने शिरकत की थी, वह अल्लामा इकबाल थे। कौन थे? अल्लामा इकबाल थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की? क्या दिल्ली में कायम की, अलीगढ़ में कायम की, गाज़ीपुर में कायम की, या हैदराबाद में की थी? तो सर सैयद ने जो साइंटिफिक सोसाइटी का जो क़याम किया था वो गाज़ीपुर में किया था। कहाँ पे किया था? गाज़ीपुर में किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म कौन सी है? क्या वह तराना हिंदी है, मस्जिद कुर्तबा है, शिकवा है, या हिमालय है? तो अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म कौन सी है? वह हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़ाकिर साहब और आशुफ्ता बयानी मेरी किसके मज़ाहिया मज़ामीन है? क्या वह शौकत थानवी के हैं, अहमद जमाल पाशा के हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं, या कन्हैया लाल कपूर के हैं? तो
तो क्या है कि जाकिर साहब और आशुफ्ता बयानी जो क्या है मज़ाहिया मज़ामीन जो है वह रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी रशीद अहमद सिद्दीकी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शाम अवध किसका नाविल है? क्या अजीज़ अहमद का है, अली अब्बास हुसैनी का है, इंतज़ार हुसैन का है या एहसन फ़ारूकी का है? तो शाम अवध जो नाविल है वह एहसन फ़ारूकी का नाविल है। किसका नाविल है? एहसन फ़ारूकी का नाविल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी एहसन फ़ारूकी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्लैंक वर्स की इस्तेलाह किस ज़बान से माखूज़ है? ब्लैंक वर्स जिसके लिए नज़्म मुअर्रा इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैंक वर्स की इस्तेलाह किस ज़बान से है? क्या फ़्रांसीसी से है, जर्मनी से है, इतालवी से है, अतालवी से है या अंग्रेज़ी से है? तो ब्लैंक वर्स जो लिया गया है वह क्या है? अतालवी ज़बान से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाविल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा है। नाविल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा है, किसका कौल है? तो इस कौल को पेश करने वाले कौन है? वह है E.M. फास्टर हैं। कौन है? E.M. फास्टर हैं। यानी E.M. फास्टर ने नाविल की तारीफ़ बयान करते हुए ये कहा है कि नाविल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा है। ये किसने कहा है? E.M. फास्टर ने कहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी E.S. फास्टर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्लामा शिबली नोमानी की विलादत कहाँ पे हुई थी? अल्लामा शिबली नोमानी की विलादत कहाँ पे हुई थी? क्या अलीगढ़ में हुई थी, बनारस में हुई थी, लखनऊ में हुई थी या आज़मगढ़ में हुई थी? तो अल्लामा शिबली नोमानी की जो विलादत हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? वह आज़मगढ़ में हुई थी। कहाँ पे? आज़मगढ़ में हुई थी। किसकी? अल्लामा शिबली होगी। किस सन में पैदा हुए थे? 1857 में पैदा हुए थे। कहाँ पे? आज़मगढ़ में। जिन्होंने दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद भी डाली थी और अल-मारिफ़ जो कि मारिफ़ जो रिसाला है वह दारुल मुसन्निफ़ीन से आज़मगढ़ से निकलने वाला एक मशहूर रिसाले के तौर पे अभी भी लिए निकल रहा है मारिफ़। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खाक परवाना किसके अफसानों का मजमूआ है? क्या कृष्णचंद्र के अफसानों का मजमूआ है, अहमद नदीम कासमी का है या प्रेमचंद का है या आज़म करेवी का है? तो खाक परवाना जो अफसानों का मजमूआ है वह प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेमचंद सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गंजहाए गरामाया किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ है? तो वह गंजहाए गरामाया जो मज़ामीन का जो मजमूआ है वह रशीद अहमद सिद्दीकी का है। किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्लामा शिबली की सवाने हयात शिबली किसने तसनीफ़ की? क्या हमीदुद्दीन फ़ेराही ने की या मेहदी अफ़हादवी ने की या सैयद सुलेमान नदवी ने की या सैयद सुलेमान नदवी ने की? सैयद सुलेमान नदवी ने की थी या सैयद सलमान नदवी ने की थी? तो अल्लामा शिबली की सवाने हयात शिबली के जो तसनीफ़ करदा थे वह सैयद सुलेमान नदवी थे। अब देखिए सैयद सुलेमान नदवी और सैयद सलमान नदवी, ये इसी में डाउट हो गया था। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी सैयद सुलेमान नदवी ने हयात शिबली की तसनीफ़ की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिबली नोमानी ने मज़ामीन का मजमूआ किस नाम से शाया किया? क्या शेरुल अजम या अफ़ादात शिबली या मकालात शिबली या निरंगे ख़याल? तो शिबली नोमानी के जो मज़ामीन का मजमूआ है वह क्या है? वह मकालात शिबली के नाम से शाया हुआ था। किस नाम से? मकालात शिबली के नाम से शाया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? क्या शिबली की है, हाली की है, मीर तक़ी मीर की है या सर सैयद की है? तो शेरुल अजम जो तसनीफ़ है वह शिबली नोमानी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी शिबली नोमानी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ़िक्र तौनसवी की नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे। सिर्फ फ़िक्र तौनसवी किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे? क्या वह तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते थे, तंज़ो मज़ाह से ताल्लुक़ रखते थे, ड्रामा या दास्तान से ताल्लुक़ रखते थे? तो फ़िक्र तौनसवी जो थे वह क्या है? तंज़ो मज़ाह से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी तंज़ो मज़ाह सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा अफसाना
अफसाना निगार सहाफ़ी भी है। इसमें कौन सा अफसाना निगार सहाफ़ी भी है? तो क्या वो कृष्णचंद हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, या अली अब्बास हुसैनी हैं, या राजेंद्र सिंह बेदी हैं? तो क्या है कि ख्वाजा अहमद अब्बास ऐसे अफसाना निगार हैं कि जो अफसाना निगार होने के साथ साथ क्या है, एक सहाफ़ी भी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी ख्वाजा अहमद अब्बास सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस सिन्फ को मौजूदा अहद का रज़मिया कहा जाता है? किस सिन्फ को मौजूदा अहद का रज़मिया कहा जाता है? क्या दास्तान को कहा जाता है, ड्रामा को कहा जाता है, अफसाने को कहा जाता है, या नावल को कहा जाता है? तो क्या मौजूदा अहद का रज़मिया कही जाने वाली जो सिन्फ है वो क्या है? नावल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी नावल सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि शिबली नोमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही करार दिया है? क्या हयात सादी को, हयात जावेद को, यादगार गालिब को, या असारुस सनादीद को? तो शिबली नोमानी ने जिस किताब को मुदल्लल मद्दाही करार दिया है वो किताब क्या है? हयात जावेद है। कि कौन सी किताब? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी हुई किताब हयात जावेद को उन्होंने मुदल्लल मद्दाही करार दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दारुल मुसन्निफ़ीन किसने कायम किया? अभी बात हुई कि दारुल मुसन्निफ़ कहाँ पे है? आज़मगढ़ में है। इसी से निकलने वाला अल मारिफ़। अल मारिफ़ कहाँ से निकलता है? दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ से। किसने क़याम किया है? क्या अल्लामा शिबली ने, सर सैयद ने, अब्दुल सलाम नदवी ने, या खलीलुर रहमान आज़मी ने? तो दारुल मुसन्निफ़ीन के जिसने क़याम किया है वह कौन है? वह शिबली नोमानी है। तो दारुल मुसन्निफ़ीन को किसने कायम किया है? वो अल्लामा शिबली नोमानी ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिबली नोमानी। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेकाफिया नज़्म को क्या कहा जाता है? बेकाफिया नज़्म को क्या कहा जाता है? क्या पाबंद नज़्म कहा जाता है, नसरी नज़्म कहा जाता है, नज़्म मुअर्रा कहा जाता है, या आज़ाद नज़्म कहा जाता है? तो जिसमें काफिया नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी नज़्म मुअर्रा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि कृष्णचंद्र की कहानियों का पहला मजमुआ कौन सा है? कृष्णचंद्र की कहानियों का पहला मजमुआ कौन सा है? क्या अंदाता है, नज़ारे है, अंदाज़े है, तिलिस्म ख़याल है? तो कृष्णचंद्र की कहानियों का पहला मजमुआ तिलिस्म ख़याल है। कौन सा है? तिलिस्म ख़याल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी तिलिस्म ख़याल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि किसमें मिसरों की तादाद 14 होती है? किसमें मिसरों की तादाद 14 होती है? क्या सानेट है, हाइको है, माहिया है, या तरायले है? तो वो शेरी सिन्फ जिसमें क्या है मिसरों की तादाद 14 होती है वह क्या है? वह सानेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सानेट कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या है? ये बहुत अहम है। हो सकता है अब की क्या है कि पीजीटी में सानेट के बारे में पूछा, आगे आने वाले एग्ज़ाम में हाइको या माहिया या तराइले के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या है कि इसके बारे में भी क्या वीडियो इंशाल्लाह बना दी जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस मज़ाह निगार की तहरीरों में अलीगढ़ का जिक्र बार बार आता है? क्या वो मज़ाह निगार फ़रहतुल्लाह काकोरवी हैं, अहमद जमाल पाशा हैं, या शौकत थानवी हैं, या रशीद अहमद सिद्दीकी हैं? तो क्या है वो मज़ाह निगार जिनकी तहरीरों में अलीगढ़ का जिक्र बार बार आता है वह कौन है? वह रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी रशीद अहमद सिद्दीकी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्री वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? फ्री वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? क्या आज़ाद नज़्म कहते हैं, नज़्म मुअर्रा कहते हैं, नसरी नज़्म कहते हैं, या पाबंद नज़्म कहते हैं? तो फ्री वर्स को क्या है? आज़ाद नज़्म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी आज़ाद नज़्म फ्री वर्स सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस मगरबी नक्काद ने अदब से अलमिया और तरबिया दोनों को ख़त्म कर देने की हिमायत की थी? किस मगरबी नक्काद ने अदब से अलमिया और तरबिया दोनों को ख़त्म कर देने की बात की थी? क्या वो अरस्तू थे, जॉनसन थे, या अफलातून थे, या एलिट थे? तो क्या है कि वो मगरबी नक्काद अफलातून थे। कौन थे? अफलातून थे, जिन्होंने ये क्या है कि अदब से अलमिया और तरबिया दोनों को ख़त्म कर देने की हिमायत की थी। कौन? अफलातून। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी अफलातून सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि नई कहानी के फ़न का मूजिद किसे कहा जाता है?
नई कहानी के फ़न का मूजिद किसे कहा जाता है? क्या हादी रुस्वा को कहा जाता है, कृष्णचंद्र को कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है या मंटू को कहा जाता है? तो नई कहानी के फ़न का मूजिद क्या है? प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेमचंद सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जाता है कि प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया? क्या तहज़ीबुल अखलाक जारी किया, हंस जारी किया, मारिफ जारी किया या नया दौर जारी किया? तो मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए क्या है कि जारी करदा जो रिसाला है वो कौन सा है? वह हंस है। क्या है? हंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी हंस सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ड्रामा अनारकली का सन तसनीफ़ क्या है? ड्रामा अनारकली का सन तसनीफ़ क्या है? क्या 1950 है, 1854 है, 1901 है या 1922 है? तो इम्तियाज़ अली ताज के ज़रिए लिखा हुआ ड्रामा अनारकली क्या है? 1902 में तसनीफ़ किया गया था। 1922 में तसनीफ़ किया गया था। 1922 में तसनीफ़ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर्वांट्स का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? सर्वांट्स का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? क्या हिस्पानिया से है, यूनान से है, जर्मनी से है या रूस से है? अब देखिए एनसीईआरटी बुक में DSSB के ये सारे के सारे क्वेश्चन है DSSB के, जो कि पीजीटी में पूछा गया था। अब देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर्वांट्स का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इनका जो ताल्लुक़ है वह किससे है? कि वह हिस्पानिया से है। किससे है? हिस्पानिया से है। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का घर का नाम क्या था? क्या धनपत राय था, किशोरी लाल था, नवाब राय था, गुलाब राय था? तो प्रेमचंद का जो घर का नाम है वो क्या है? धनपत राय है। क्या है? धनपत राय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद की कहानियों का माखज़ क्या है? प्रेमचंद की कहानियों का माखज़ क्या है? यानी प्रेमचंद ने अपने ज़्यादातर कहानियाँ कहाँ से ली गई हैं? यानी किस पर मुनहसिर होकर प्रेमचंद ने ज़्यादातर कहानियाँ लिखी हैं? क्या वह देहाती ज़िंदगी है, शहरी ज़िंदगी है, मुतवस्सित मुस्लिम घराना है या मगरबी ज़िंदगी है? तो प्रेमचंद ने की कहानियों का अगर माखज़ देखा जाए तो वह क्या है? देहाती ज़िंदगी है। क्या है? देहाती ज़िंदगी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी देहाती ज़िंदगी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आलमी अदब में अलमिया निगारी के बानी की हैसियत से किसको जाना हैसियत किसको हासिल है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आलमी अदब में अलमिया निगारी के बानी की हैसियत किसको हासिल है? तो आलमी अदब में अलमिया निगारी के बानी की हैसियत देखा जाए तो वह किसको हासिल है? वो स्किल्स को हासिल है। किसको हासिल है? स्किल्स को हासिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी स्किल्स सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उर्दू का पहला नसरी ड्रामा किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला नसरी ड्रामा किसे कहा जाता है? क्या सात खेल को कहा जाता है, आजमाइश को कहा जाता है या बुलबुल बीमार को कहा जाता है या बुलबुले हिंद को कहा जाता है? तो उर्दू का पहला नसरी ड्रामा जो कहा जाता है वह बुलबुल बीमार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुलबुल बीमार को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन जर्मनी का मशहूर ड्रामा निगार, अजीम शायर, नक्काद और नावल निगार है? तो वह क्या है? वो गोंटे है। कौन है? वो गोंटे है। कौन है? गोंटे जर्मनी मशहूर ड्रामा निगार भी हैं, अजीम शायर भी है, नक्काद भी है और नावल निगार भी हैं। कौन? गोंटे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? क्या खेती है, सिल्वर किंग है, ज़िहाक है या इंद्र सभा है? तो उर्दू का पहला ड्रामा वहाँ पे क्या था? नसरी ड्रामा। यहाँ पे केवल ड्रामा है। तो इंद्र सभा क्या है? पहला ड्रामा है। इंद्र सभा क्या है? पहला ड्रामा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उर्दू थिएटर का बाबा आदम किसे कहा जाता है? क्या दादा भाई रतन जी ठोठी को कहा जाता है, आगा हशर काश्मीरी को कहा जाता है या एहसन लखनवी को कहा जाता है या तालिब बनारसी को कहा जाता है? तो उर्दू थिएटर का बाबा आदम क्या है? दादा भाई रतन जी ठोठी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि एलिट और ओडिसी किसकी तसनीफ़ है। एलिट और ओडिसी किसकी तसनीफ़ है? क्या अरस्तु की है, एलिट की है, अफलातून की है या हूमर की है? तो एलिट और ओडिसी जो तसनीफ़ है वो किसकी है? वो हूमर की है। किसकी है? हूमर की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी हूमर सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि आबे गुम किसकी तसनीफ़ है। क्या आबे गुम मुस्तफ़ा हुसैन की तसनीफ़ है, मुश्ताक यूसुफ़ी की तसनीफ़ है या मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की तसनीफ़ है या पतरस बुखारी की तसनीफ़ है? तो आबे गुम जो तसनीफ़ है वो किसकी है? मुश्ताक यूसुफ़ी की तसनीफ़ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मुश्ताक यूसुफ़ी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमूआ कौन सा है। तो सब कोई जानता है वो शोज़े वतन है और ये ज़ब्त भी कर लिया गया था बाद में। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस्लाही नुक्ता नज़र से लिखा गया आगा हश्र का ड्रामा कौन सा है। देखिए, इस्लाही नुक्ता नज़र से लिखा गया आगा हश्र का ड्रामा कौन सा है? क्या सफ़ेद खून है, यहूदी की लड़की है, रुस्तम व सोहराब है या सिल्वर किंग है? तो इस्लाही नुक्ता नज़र से आगा हश्र काश्मीरी ने जिस ड्रामे को लिखा था वो ड्रामा क्या है? रुस्तम व सोहराब है। कौन सा ड्रामा है? रुस्तम व सोहराब। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी रुस्तम व सोहराब सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि किसकी नज़मों के मजमूए को एक लोगस कहा जाता है। एक लोगस कहा जाता है। किसके नज़मों के मजमूए को एक लोगस कहा जाता है? तो वह कौन है? वर्जिल है। कौन है? वर्जिल है। यानी वर्जिल की वर्जिल के नज़मों के मजमूए को एक लोगस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है यानी एक लोगिस किसके मजमूए नज़मों के मजमूए को कहा जाता है? वो वर्जिल है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि नौशाबा किस ड्रामे का किरदार है। क्या ज़िहाक का है, आजमाइश का है, इंद्रसभा का है या आगरा बाज़ार का है? तो नौशाबा जो है यह किरदार जो है वह ज़िहाक ड्रामा का है। किसका है? ज़िहाक ड्रामा का है। तो ऑप्शन नंबर है यानी ज़िहाक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि गोशे आफ़ियत किसका नाविल है। गोशे आफ़ियत किसका नाविल है? क्या सज्जाद हुसैन का है, उपेंद्र नाथ अश्क का है या प्रेमचंद का है या आज़म करेवी का है? तो गोशे आफ़ियत जो नाविल है वह किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है और ये आखिरी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उर्दू अदब में किस सिन्फ की हैसियत से मशहूर थे? क्या इंशा या निगार की हैसियत से मशहूर थे, तंज़ुम मज़ाह की हैसियत से या रिपोर्टाज या ख़ुद नविश्त का? तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो उर्दू अदब में जो मशहूर थे वो तंज़ुम मज़ाह की हैसियत से मशहूर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, ये आप लोगों के आखिरी क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं इस वीडियो की जो PDF है अब्बास स्टडी सेंटर जो टेलीग्राम पे चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा। आप लोग क्या है कि इसको नज़रसानी कर लीजिएगा और उसको एक बार क्या है ख़ुद भी रिपीट कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि इंशाल्लाह कोई ना कोई आप लोगों को एक ज़मीन मुहैया ज़रूर करार देंगे कि किस टाइप के DSSB TGT उर्दू में आपकी सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अपने सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जितने भी क्लास होते हैं सब NCERT बेस्ड होते हैं और आगे आने वाले चाहे वो CTET का एग्ज़ाम हो, UP TET का एग्ज़ाम हो या LT ग्रेड हो, किसी भी तरीके के जो सरकारी इम्तिहानात होंगे उसके उर्दू की तैयारी इस YouTube चैनल पे ज़रूर कराई जाएगी। तो चलिए जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।